हाँ जी, सफीना ट्रेडर है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांट। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आ गई इसमें, कॉस्ट ऑफ सेल। याद रखें तो नई चीज है आपके लिए, जब भी सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, और क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर ली तो फिर वो जो हम माइनस करते हैं ना, अब माइनस तो करेंगे ही नहीं, तो फिर उसका एक इफेक्ट आ जाएगा करंट एसेट। दोबारा सुनिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले अगर आपने इसके ऊपर लिखना है तो ऊपर लिखने की, जहां भी लिखना है रजिस्टर पे लिखना है लिखो। अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल लिख लो, अगर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में ही होगा, और फिर उसका एक ही, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में जो चीज होती है उसका एक ही इफेक्ट होता है, फिर वो सिर्फ करंट एसेट में जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में जो उसने माइनस होना था वो तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है, उसने माइनस करके दे दिया, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में दोबारा माइनस नहीं करेंगे, और मोस्टली इसके साथ वो समराइज्ड ट्रायल बैलेंस लिख देता होता है जी, समझ नहीं, हाँ करंट एसेट में जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल उधर, कॉस्ट ऑफ सेल उधर जाएगी ना एसपीएल के अंदर, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वो जो आप करते थे ना ओपनिंग स्टॉक प्लस पर सारा कुछ खत्म, वो इधर आप बात नहीं करनी, इसको समझना है मुर्तजा। कॉस्ट ऑफ सेल जब ट्रायल बैलेंस में आएगी तो क्या करना है, डायरेक्ट सेल से माइनस कर दिया, और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, करंट एसेट। अब आगे कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी पुरानी चीजें, डिस्काउंट अलाउड, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, डिलीवरी व्हीकल, उसकी डेप्रिसिएशन। चलें जी, द एनआरवी ऑफ द स्टॉक वाज 20,800, अब उसने खुद ही कह दिया एनआरवी 20,800 है, हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी, कॉस्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इसलिए फिर हम यही समझेंगे कि यही क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। अब ऊपर क्लोजिंग स्टॉक देखें कितना है, कितना है, 22, लो जी, क्लोजिंग स्टॉक है 22,900 और उसकी एनआरवी कितनी है 20,800, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक इस पे होना चाहिए था, नहीं, कितने से ज्यादा लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, इसका डिफरेंस 2100 से, एंट्री पास करें क्लोजिंग स्टॉक की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। आपको याद होगा हमने एंट्री एक पढ़ी थी कि अगर एडजस्टमेंट के बाद एनआरवी का पता चले ना तो उसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, याद आया या नहीं, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल, इन्वेंट्री के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर बाद में एडजस्टमेंट में पता चले कि आपका स्टॉक की एनआरवी कम है उसकी एंट्री पास होती है, अगर बाद में पहले पता चल जाता तो फिर कुछ नहीं करते, फिर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही कम कर देते। 2100 ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल बैलेंस में हो तो तब जो स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, डेट का कोई चक्कर नहीं है। अब मुझे बताएं क्लोजिंग स्टॉक में से 2100 माइनस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल में 2100, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो तो बढ़ जाता है, और स्टॉक हमारा क्योंकि एसेट है उसमें से माइनस हो गया, इंपॉर्टेंट चीज थी ये। नेक्स्ट, depreciation is to be charged on plant and machinery 15% on reducing balance, हो जाएगा, मशीनरी में से depreciation माइनस करके फिर 15% लेना है, whereas depreciation और डिलीवरी व्हीकल 10% on straight line, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे। depreciation on plant and machinery is to be charged to cost of sale, मतलब जो डेप्रिसिएशन आएगी प्लांट एंड मशीनरी की, जो आंसर आएगा उसको अदर एक्सपेंस में नहीं लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना है, क्योंकि वो इन्वेंट्री को बना रही होगी। एंड डिलीवरी व्हीकल ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और ऑफिस सब की डेप्शन का उसने आपको जगह बता दी कि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करनी है, डिलीवरी व्हीकल की सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और ऑफिस फर्नीचर की एडमिन एक्सपेंस में। Rent include 28,000 relating to the owner's personal residence, क्या होगा, रेंट में से माइनस ड्राइंग्स में जाकर,
और एंड कहां पर होगा? एडमिन के अंदर, उसी में से माइनस कर देंगे। A machine costing 30,000 was purchased on credit on 1st May 22 but omitted to be recorded in the books. कहता है मशीन खरीदी है लेकिन लिखना ही भूल गए हैं। तो कब खरीदी थी? 1st मई को, और हमारा ईयर एंड क्या है? 1st मई को खरीदी थी, तो हम एंट्री पर अब लिख देंगे मशीन को डेबिट और क्रेडिट पे है अदर पेएबल कितने से? 30,000 से। ये इंटरेस्टिंग चीज है वैसे। अब 30,000 से मशीन में ऐड और 30,000 से अदर पेएबल में शामिल, और जितने दिन आपके पास ये मशीन है उतने दिन की डेप्रिसिएशन भी लेंगे, सेम एज जैसे फाइनेंस का रूल्स होता है। कब खरीदी थी मशीन? 1st मई को, और ईयर एंड क्या है? 30 जून। ये तो आप कंफर्म है, देखकर ही पता चला होगा। मशीन की रेशन 15% है, मल्टीप्लाइड बाय 2/12। फिर वही जो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, जिधर डेप्थ लिखनी है वहां लिख देंगे और अपने एसेट में से भी माइनस कर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4%, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड और करंट लायबिलिटी। जी जी देखें, आपका स्टॉक लिखा हुआ है 22,900, लेकिन उसकी एनआरवी कितनी है? 20,800। हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले कि एनआरवी कम है, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल हो, उसकी एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। मतलब हम लिखते हैं ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बताओ 22,900 लोअर है या 20,800 लोअर? तो 20,800 पे लिखना चाहिए था ना। हमने कितने पे लिखा हुआ है? कम करना है। कितना कम करें? 2100 कम करेंगे तो कैसे उसकी एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब स्टॉक कम हो रहा है तो इसमें से 2100 माइनस कर देंगे, और ये 2100 किस में जाकर ऐड कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो एसेट में से माइनस कर रहे हैं, स्टॉक एसेट में तो लिखना चाहिए। बैलेंस क्या मतलब? हाँ, और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहा है। अच्छा, आप थोड़ा सा और भी चीजें सोचना शुरू करो। वो कौन सी चीजें हैं? आप जब भी कोई ना एडजस्टमेंट करते हो ना, वो बेसिकली आपकी दोनों साइड्स को बैलेंस कर रही होती है, या दोनों साइड पर आ जाएगी ना। मतलब दोनों साइड कौन सी? एक एसेट्स है और इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर दोनों साइड पर जाएगी ना, तो या तो दोनों साइड पर प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी, तभी भी बराबर आता है। अगर किसी एक साइड पर जाएगी तो प्लस माइनस हो रही होगी। कोई भी एडजस्टमेंट उठा के देख ले। अभी अगले सवाल में उस तरह से करवाता हूं और आपको वेरीफाई भी करवाता हूं। इससे आपका अब कभी सवाल नहीं गलत होगा अगर आपको सही समझ लग गई। जिसने नहीं समझा उसकी किस्मत, और जिसने कोशिश करता रहा उसको इस तरह से अब वो तैयार हो गया है कि अब आपको कोई भी फाइनल अकाउंट का सवाल है, मजीद अगले सवाल भी हमने करने हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। यहां पर नहीं, बाद में भी जिंदगी में। मशीन, उसकी डेप्शन, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, रनिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ब्रॉडन आ गया, prepayments and other, cash and bank balance, capital drawings, payable, accrual and others, purchase, carriage inward, discount और utility charges। डिस्काउंट का कैसे पता चलेगा ये रिसीव्ड है या अलाउड है? डेबिट साइड पर। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाला तो नहीं है। अब देखें, ये सवाल तो हमने किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 500,000। आउट ऑफ दिस 75% ऑफ द इन्वेंट्री वाज इन गुड कंडीशन, while the remaining inventory was slightly damaged and can be sold at 60% of the normal selling price. Normal selling price of Yo-Yo Enterprise is cost plus 20%. अच्छा, हम भी नाम इस्तेमाल करते हैं, आईकैप भी करता है। हाँ जी, ओके की बात। और ये सवाल हमने इन्वेंट्री के अंदर किया था, एक पूरा सवाल। क्या करेंगे? कॉस्ट 5 लाख है, ये सवाल कर लेते हैं, और ये सबसे अच्छी चीज है कॉस्ट। हाँ जी, 5 लाख का 75% लो, 375,000, और बाकी 125। गॉट इट? फिर ले लो इसकी सेलिंग प्राइस,
उसका कहता है कॉस्ट प्लस 20%। सीपीएस आता है ना, कॉस्ट प्लस कॉस्ट हो गया 100 प्लस 20 इज इक्वल टू, ये जो गिवन है ये क्या है, आप ऐसा करो 375 को कॉस्ट पे डिवाइड करो 100 पे और मल्टीप्लाई कैसे करो 126 की सेल प्राइस आ जाएगी 450,000। आगे सेल प्राइस दूसरे के बारे में क्या कहता है कि जो एंड कैन बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। पहले उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस ले तो लो, क्या है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 कितनी, नॉर्मल अगर वो डैमेज ना होती तो 150 की बिकती, लेकिन अब वो डैमेज हो चुकी है तो जितने का बिकना था उसके 60% पे बिकेगी, तो इसका 60% ले लो 90,000। तो यही इसकी एनआरवी आ गई, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हमने किस पे लिखेंगे इसको 375,000 और इसको लो जी 5 लाख वाला स्टॉक असल में कितने का हुआ 465। लो जनाब 35,000 से आपने अपना स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है। अब आप अपने स्टॉक को 5 लाख लिखोगे या 465? देयर इज नो नीड फॉर जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि ये पहली दफा कर रहे हैं, एडजस्टमेंट हम खुद कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अपना स्टॉक 465 से लिखें। अब आप देखिए मैं आपको वेरीफाई करवाऊं कि ये किस तरह से बराबर करेगा आपके ट्रायल बैलेंस को या एसएफटी को। स्टॉक लिखना था 5 लाख, अब आप कितना लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक अपना 460। 35,000 से आपने अपना स्टॉक कम किया, मतलब अपनी एसेट साइड कम कर दी, ऐसा है। 35,000 से उधर करंट एसेट कम किया ना, अब दूसरी साइड पे देखें, यही स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक आपने 5 लाख की बजाय कितना कर दिया 465, क्या प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कम लिखो तो प्रॉफिट कम आता है। अगर प्रॉफिट कम आएगा तो कम प्रॉफिट कैपिटल में कम ऐड होगा, इतनी ही अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो गया, उतनी ही अमाउंट से आपका कैपिटल कम हो गया। उधर से आपके एसेट कम हुए, इधर से आपका कैपिटल कम हो गया, दोनों साइड बराबर है। यानी एक इफेक्ट जाता है रूट ओके एसपीएल के और एक होता है डायरेक्ट, दोनों साइड बराबर है, आपका कभी भी सवाल खराब नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, योयो एंटरप्राइज मेंटेन 7% प्रोविजन, ये तो ले लोगे ना, बल्कि ले लिया होगा, सवाल तो आपने किया हुआ। प्रीपेमेंट्स इंक्लूड 200,000 पेड एंड एडवांस रेंट फॉर 4 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 22, और आपका ईयर एंड क्या है? लो जी एडवांस के अंदर 2 लाख एडवांस शामिल है 4 महीनों का। किस किस महीने का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लेकिन 3 महीने तो हमारे एक्सपायर नहीं हो गए, क्या स्टिल एडवांस रखे? तो जितना एक्सपायर हो गया है उसको प्रीपेमेंट से निकाल दो और एक्सपेंस में जाकर लिख दो। तो कितना आएगा 2 लाख का 3 महीने 1.5 लाख। अब गौर फरमाएं, 1.5 लाख का प्रीपेड से माइनस करोगे, मतलब आपने अपने एसेट कम किए, एक्सपेंस में ऐड करोगे उतनी ही अमाउंट। एक्सपेंस में ऐड करने का मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट कम किया ज्यादा, और प्रॉफिट कम करने का मतलब है आपने कैपिटल कम किया। देखिए प्रॉफिट का इफेक्ट कैपिटल पे आता है, जब भी प्रॉफिट को सोचो कैपिटल को सोचो। उधर से आपने 1.5 लाख प्रीपेड में से माइनस किया, आपके करंट एसेट कम हो गए। इधर से आपने एक्सपेंस में ऐड कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया, तो प्रॉफिट आपका जाकर कैपिटल को कम कर देगा, बराबर आ गया इफेक्ट। ठीक होगी बात? साथ साथ दोनों बातें सोचते जाओ। दूसरी बात ना समझ लगी तो उस पर जोर, दिमाग पर जोर नहीं देना। ऐसे कुछ हो गया तुम फिर मेरे जिम्मे लग जाओगे तो वो जर्नल एंट्री, वो एडजस्टमेंट सोचते सोचते ना कुछ हो गया था जी। जी किसको? किसकी? मैं तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ा चुका हूं, तू पहली पे फिर है। हाँ जी 30, वो आपने क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्ट 465 कर दिया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहले ऊपर पड़ा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक, अब तो हमने लेके 465 दिया ना। ये तो पिछले सारे सवाल इस तरह के थे, जो पहले 10 सवाल थे ना उसमें इस जैसी एडजस्टमेंट थी। जो पिछला 10वां 11वां सवाल था ना वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट नहीं है।
ये 75% है, वो 60% पहले पहले वाले में क्वेश्चन वो क्लोजिंग स्टॉक उसमें डायरेक्ट बता देता था, जी डायरेक्ट आते इसमें हमें फाइंड करना पड़ा है। चौथा नंबर, इंश्योरेंस प्रीपेड पेड इन कैश 90,000 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। तो लिखना था इंश्योरेंस में, लिख दिया वेजेस, और वेजेस और सैलरी से माइनस इंश्योरेंस में, और आप कुछ भी ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो एडमिन एक्सपेंस इकट्ठे लिखने हैं ना, तो इसका कुछ भी ना करो। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, हाँ इसका कुछ करना पड़ेगा, डेटर से माइनस और बैड डेट्स फार्मूले में, और ऊपर से माइनस करके प्रोविजन लेनी है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज 1,000 यूनिट्स, 100,000 यूनिट्स। ड्यूरिंग 22 8,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। Depreciation is to be charged by using units of production method and charged to cost of sale। अच्छा, ऐसा सवाल आ जाए अभी, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन आज शुरू कर देते हैं इसके सवाल के बाद। आपने ना प्रोडक्ट यूनिट्स मेथड का क्या मतलब होता है, टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दो और जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उससे मल्टीप्लाई, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स पे 1 लाख पे, और जितने यूनिट आपने इस साल बनाए तो डेप्रिसिएशन आ जाती है। 4 मेथड है हमारे सिलेबस में, अच्छा 3 तो हो गया, वैसे ही एक ही रह गया बस, सम ऑफ डिजिट्स। तो जो डेप्रिसिएशन आएगी उसका वही तरीका, एक्सपेंस में लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में। और ये सवाल आपने लाजमी करने, अल्लाह के बंदो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो अगर आप नहीं कर रहे डेली बेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सारी जिंदगी काम आने वाली है। चलें ये इसको इधर ही क्लोज करते हैं। कल आपने वैसे ना ये सवाल पढ़ने वाले थे, चलो अगर आप अब हिम्मत कर रहे हो तो करते जाओ। 13वां 14वां कल, ठीक है, और ये अच्छे सवाल है, ठीक है।